हम अब यहाँ गुजरात में बैठे हैं, हमने अमित शाह साहब का वो स्वरूप अनेकों बार देखा है जो कि कल संसद में सबने देखा। वो उद्दंडता, वो एरोगेंस, एक तरह की कहीं जनजनाहट भी थोड़ी बहुत जो है वो, जैसे राहुल गांधी ने ठीक से कहा कि कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी कहीं कुछ नजर में आया, कुछ दिखाई दिया। तो इन सब बातों पर हम जो है मलिक साहब के व्यूज जानना चाहते हैं आप सबके लिए। तो मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में भी वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। धन्यवाद मयूर भाई। मैं पहले वो क्लिप दिखा दूं, वो जो लोकसभा में जी 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 दर्शकों को अगर नहीं देखा है, उनको, बहुत सारे दर्शकों ने नहीं देखा होगा, तो देख ले इसको एक बार कि भाई ये जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो क्लिप है वो ये है, जहां पे हमारे गृह मंत्री जो है वो कुछ उस अंदाज में बात करते हुए नजर आते हैं कि लगता है कि भाई साहब, मतलब कि यहाँ खड़े खड़े जो है मल्लयुद्ध या तो कुछ कुश्ती उश्ती कुछ कर लेंगे शायद, ऐसा लगता है उनको। तो ये है वो क्लिप। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप, बोले। हाँ बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीछे मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। यार और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है। 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज। बैठो बैठिए माने, प्लीज। परंतु ऐसा नहीं कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर मलिक साहब, अब इनको विराम दे देते हैं। ये इस तरह का गृह मंत्री, मतलब लगा कि जैसे
वो कोई मतलब बैरल्स गन्स के जो है कहीं खुले हुए हैं, तोप के जो नाले हैं वो कहीं लगे हुए हैं, कभी भी धमाके जो है सदन के अंदर होना शुरू हो जाएंगे। ये वीर रस में बड़े आ जाते हैं और सीधी बात का सीधा जवाब कभी देते नहीं है। ये हमने गुजरात में बहुत देखा है, लेकिन देश अब देख रहा है। मयूर भाई, अभी तक अगर आप देखें अमित शाह की जो स्पीच पार्लियामेंट में होती थी वो इतने एग्रेसिव मैंने भी पहली बार उनको देखा है। हालांकि उनके कई तथ्यों में गड़बड़ी हमने पहले देखी है, और झूठ बोलने में चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, उसमें भी कोई हमें ऐसा आश्चर्यजनक मामला नहीं लगता कि भाई उन्होंने झूठे तथ्य रख दिए या कह दिया। कई बार उनका झूठ भी पकड़ा गया है, लेकिन इस प्रकार का जो एग्रेसिवपन दिखा है या इस प्रकार का उनका एक गुस्सा सदन में दिखा है और इस तरह की एक झंझलाहट और झुंझलाहट दिखी है कि इस प्रकार से, और किसी आम सांसद को नहीं, एलओपी जो भाई मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं उनके साथ आपका इस तरह का व्यवहार जताता है कि कहीं ना कहीं आप झुंझलाहट में हैं, घबराहट में हैं। और ऐसी कौन सी बात है जिससे आप इतने उत्तेजित दिखाई देते हैं? भाई बहस चल रही है संसद में, और मेरे को तो मयूर भाई बड़ी हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है कि आप तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भारत में यदि रहने होगा वंदे मातरम कहना होगा, और आप सदन से शीतकालीन सदन के चंद रोज पहले आप एक नोटिस निकाल देते हैं कि सदन में वंदे मातरम का और दूसरे इस तरह के नारे नहीं लगाए जाएंगे। अरे, और फिर उसी पे आप जो है बहस के लिए 10 घंटे निश्चित कर देते हैं कि वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं और हमें इस पे चर्चा करनी है सदन में। अरे, सदन में अगर चर्चा करनी है, जो आपके सिर पे तलवार लटकी हुई है, हजारों फ्लाइटें जो है कैंसिल हो गई हैं, लाखों लोग एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, किसी की शादी होनी है, किसी का एग्जाम होना है, किसी का ऑपरेशन होना है, कई बुजुर्ग हैं, कई बच्चे हैं, उस पर आप चर्चा करने को तैयार नहीं है, उस पर सरकार कोई वक्तव्य देने को तैयार नहीं है, और आप जो है वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा क्या है वंदे मातरम में? वंदे मातरम से आप क्या निकालने वाले हैं? तो ये तो अजीब दादागिरी है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और जब हम समझते हैं कि वंदे मातरम का मतलब क्या है, इसको क्या करना है, बंकिम चटर्जी के पास क्यों कलकत्ता पहुंचना चाहते हैं आप, कलकत्ता से क्या है? आपने देखा होगा जब सदन में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनके सांसद कहते हैं कि बिहार तो ले लिया, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। तो मतलब आप इलेक्शन पे लगे हुए हैं और आपको और कोई देश का टारगेट दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ आपने बिहार ले लिया, अब आप बंगाल लेंगे। आपने पहले उससे जो है दिल्ली ले लिया था, उससे पहले हरियाणा ले लिया था, उससे पहले महाराष्ट्र ले लिया था। आप तो खाली चुनाव जीतने के लिए हैं, आपको देश की कोई चिंता नहीं है।